हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 6 रेखाएं और कोण इसके परिचय का तीसरा भाग करेंगे। इसके परिचय के 2 भाग में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भाग में आप सीखेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि समांतर रेखाओं में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण, ये सब क्या होते हैं ये आप सीखेंगे। और फिर इन पर आधारित, समांतर रेखाओं पर आधारित फिर जो प्रश्न आते हैं उन्हें कैसे हम हल करते हैं वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखो, ऐसी रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हों और वो कभी एक दूसरे को न काटें। देखो, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये रेखाएं समांतर कब होंगी? ये रेखाएं समांतर रेखा हैं अगर ये एक ही तल पर स्थित हैं और एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करें, मतलब कभी ना काटें। अब एक ही तल पर स्थित होने का मतलब समझो। तो ये दो रेखाएं हैं। अब अगर मैं केवल ये बोलूं कि दो रेखाएं अगर कभी भी एक दूसरे को न काटें, न प्रतिच्छेद करें, न मिलें, तो हम उन्हें समांतर रेखाएं कहेंगे। बट ये बात हमेशा सच नहीं है भाई। अगर मैं रेखाओं को ऐसे रख दूं, आपको दिख रहा है ये, तो ये तो कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। ये अपना इधर जा रही, अपना इधर जा रही, कभी नहीं काटेंगी। पर क्या ये समांतर है? नहीं, ये समांतर नहीं है। तो समांतर होने के लिए उनको एक तल में होना जरूरी है। अब ये रेखाएं एक ही तल पर स्थित हैं, तो यहां पे अब हम ये देखेंगे कि ये एक ही तल पर हैं और अब ये एक दूसरे को न काटे, चाहे उनको हम कितना भी बढ़ाएं आगे। तो अगर मान लो कि ये रेखाएं ऐसी हैं, एक ही तल पर तो हैं, पर अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये रेखा इसको काटेगी, तो यानी ये समांतर नहीं है। अगर हम इसको ऐसा रख दें तो ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और एक तल पर भी हैं, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। समझ गए? तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि वे रेखाएं जो एक ही तल पर स्थित होती हैं और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इस तरह से समांतर रेखाओं की परिभाषा होगी कि वे रेखाएं जो एक ही तल में होती हैं और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। समांतर रेखाओं की एक और विशेषता होती है कि जो इनके बीच की लंबवत दूरी होती है या सिंपली इनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी होती है। तो जो इनके बीच की दूरी यहाँ पर होगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगी अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो। ठीक है? देखो, कभी कभार लोग कहते हैं कि समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं। तो देखो, अनंत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है? आई मीन टू से ऐसे नहीं कि अनंत वो जगह है और वहाँ पे मिल गई, नहीं। तो बेसिकली ये कभी नहीं मिलती हैं, कहने का ये मतलब है। ये है समांतर रेखाएं। समांतर दिखाने के लिए हम इसमें ऐसा लगा देते हैं, तो यानी ये समांतर रेखाएं होगी। ठीक है ना? अभी वैसे रेखाखंड दिख रहे हैं, अगर हम इनको ऐसा कर दें तो ये रेखाएं कहलाएंगी। जब कोई रेखा इनको ऐसे काटते हुए जाती है तो इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। ये इस तरह से हो सकती है, लेकिन देखो, ये और तरह से भी हो सकती है। ये तो ध्यान रखना कि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटते हुए जाएगी। अब किस किस तरह से काट सकती है ये भी आपको देखना है। तो अगर मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज है, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये और ये आपस में है समांतर, ए बी सी डी। तो यहां पर ए बी और डी सी आपस में समांतर हैं। तो एक तो ए डी इन्हें दोनों को काट रहा है भाई। ए डी जो है, ये जो है ए डी, इस रेखा और इस रेखा दोनों को काटते हुए जा रहा है अगर हम देखें तो। ठीक है ना? तो यहां पर ए डी जो है ये तिर्यक रेखा है, लेकिन साथ में बी सी भी तो है। तो ए डी और बी सी दोनों यहां पर तिर्यक रेखाएं हैं, ये ध्यान रखना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बीच से ऐसे काटे, ऐसे भी तिर्यक रेखा हो सकती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये भी समांतर हैं, यानी ए डी और बी सी
ये भी समांतर होते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर होंगे, ये भी समांतर होंगे आपस में। तो अगर हम इनके हिसाब से देखें कि भाई ये और ये समांतर हैं, तो ए बी भी इन दोनों को काटते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर ए भी तिर्यक रेखा है, साथ में डी सी भी तिर्यक रेखा है। यही बात अगर हम बात करें एक आयत की, आयत में भी सेम कहानी है। आयत में भी देखो, आयत भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो जब हम इन भुजाओं की बात करेंगे तो ये और ये तिर्यक रेखाओं का काम करेंगे, और अगर हम इनकी बात करें कि भाई ये और ये समांतर हैं, तो फिर ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। समझ गए ना? तो दो समांतर रेखाएं हैं। अब तिर्यक रेखा ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ये सब तिर्यक रेखाएं हैं। ओके, अगर मैं बिल्कुल इससे इसको मिलाऊं, ऐसे कोने, ये भी तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये रेखा भी इसे और इसे काटते हुए जा रही है, सब दोनों समांतर रेखाओं को। तो ध्यान रखना, ये भी तिर्यक रेखा है। ओके, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ, ध्यान से समझो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है ए बी सी डी। अगर हम ये देखें कि ए बी और डी सी आपस में समांतर हैं, ए बी और डी सी, तो इन दोनों समांतर रेखाओं को काटते हुए लाइन जा रही है ना, तो ए सी इसके लिए क्या हो गया? इसके लिए तिर्यक रेखा है ये। और अगर हम बात करें ए डी एंड बी सी की, तो ए डी और बी सी आपस में समांतर हैं। उस केस में भी ए सी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को भी तो काटते हुए रेखा जा रही है, तो ये भी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा अगर हम बी से डी को मिला, वो भी हो सकता है। तो जो बी डी है वो भी तो तिर्यक है, मतलब बी डी और ए सी दोनों तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी इसमें। भाई ये समांतर रेखाओं को काटते हुए बी डी भी जा रहा है, और इन दोनों समांतर रेखाओं को काटते हुए भी बी डी जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई आयत है या कोई समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी यही कहानी है। अगर हम ए से सी को मिलाएं ऐसे, तो यहां पर ए सी जो है ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, इन दोनों समांतर रेखाओं के लिए भी और इन दोनों के लिए भी। तो सीधी बात आप ये समझिए कि आपके पास अगर दो समांतर रेखाएं हैं और कोई एक रेखा उनको काटते हुए, उनको टच करते हुए कैसे भी जा रही है, तिर्यक रेखा है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उन क्वेश्चंस में जब आप नियम लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि तिर्यक रेखा कौन सी है, इनमें किस तरह से है, और तब जाके आप नियम लगाएंगे। खैर, लेकिन पहले वो नियम क्या हैं समांतर रेखाओं के, और जब तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, जो कि आपको जानने हैं। तो यहाँ पर ये हैं दो समांतर रेखाएं, इनको नाम देते। देखो, अगर हमने ये तीर लगाने हैं तो फिर हमको ये ऐसा लगाना पड़ता है, यहाँ पे ए बी, ये सी, ये डी। ओके, लेकिन अगर आप केवल रेखाखंड खींचे तो फिर ये कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ए बी लिख सकते हैं। खैर, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब एक रेखा इनको काटते हुए जा रही है, ये है तिर्यक रेखा, और इसको नाम दे देते हैं ई एफ। अब इस प्रोसेस में कौन कौन से कोण बन रहे हैं? काटा जब इसने, तो कौन कौन से कोण बने? एक कोण ये बना, एक ये बना, ये मतलब चार कोण ये बने, और चार कोण ये बने। इनको नाम देते हैं, ये है एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने नंबर दे दिए हैं ताकि आपको पॉइंट टॉपिक समझने में आसानी हो। नहीं तो क्या है कि जो ये कोण है, जैसे इसको मैं फिर यहाँ पे नाम देने पड़ते जी एच, और फिर या एक्स वाई, फिर आप कहते हैं कि कोण बी एक्स ई, और ये तो इनकी जगह पे सिंपली इस कोण को आप कहेंगे एंगल 1, इसे आप कहेंगे एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 है। तो इसे साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहेगा। जब आप नियम सीखेंगे तो आपको आसानी से समझ आएंगे। तो यहाँ पे आप इन कोणों को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं समांतर रेखाएं।
इनके जो अंदर वाले कोण हैं इनको हम कहेंगे अंतः कोण। जो अंदर वाले कोण हैं, कौन कौन से अंतः कोण? 2 है, फिर 3 भी है, कोण 3 है, कोण 5 है, कोण 8 है। और जो बाहर वाले कोण हैं, बाह्य कोण, एंगल 1 जो समांतर रेखाओं के बाहर हैं, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, ये बाह्य कोण हो गए। ठीक है, तो कहीं भी अगर अंतः कोणों की चर्चा हो तो समझ जाना कि ये अंदर वाले हैं, और बाह्य कोणों की बात हो तो ये समझ जाना कि बाहर वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चीज़ आपको समझना है। आप यहाँ पर कोण देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से आपको कुछ कोण तो दिख रहे होंगे छोटे और कुछ बड़े। ये 4 कोण हैं छोटे वाले और ये 4 कोण हैं बड़े वाले। तो जो 4 कोण हैं छोटे वाले ये आपस में इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7 ये सब आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी 60 होगा, एंगल 5 भी 60 होगा, एंगल 7 भी 60 होगा। इसी तरह से जो बड़े वाले एंगल्स हैं वो सब आपस में इक्वल हैं। यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये जो चार बड़े बड़े एंगल हैं आपस में इक्वल होंगे। तो अगर एंगल 4 मान लीजिए 120 डिग्री है तो एंगल 2 भी 120 होगा, एंगल 8 भी 120 होगा, एंगल 6 भी 120 होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप सबसे पहले समझिए कि संगत कोण क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिंपली आप ये समझो, संगत कोण ऐसे कोण होंगे जो एक ही तरफ देख रहे हैं, एक ही तरफ जिनका मुंह खुला है। जैसे ये कोण है, जैसे इसका मुंह खुला हुआ इस तरफ है ना, और ये वाला कोण का भी मुंह किस तरफ खुला है, ऐसे इस तरफ खुला है। मान लो कि यहाँ पे एक स्टार है, इस स्टार को कौन कौन से कोण देख रहे हैं? देखो, ये वाला कोण इधर देख रहा है, ये वाला कोण इधर देख रहा है। देखने का मतलब समझ रहे हैं ना, जिस तरफ ओपन हो रखा है। इसको कौन कौन देख रहे हैं? इसको एक तो ये देख रहा है और एक ये देख रहा है। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हैं। ये और ये संगत कोण हैं। इस तरह से अगर हम बात करें, मान लो कि यहाँ पे स्टार है, इसको कौन कौन से कोण देख रहे हैं? तो कौन किस किस का मुंह इस तरफ खुला हुआ है? तो एक तो ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, कोण 2, कोण 6। ऐसे ही यहाँ पे देखो कौन कौन से कोण हैं। अब यहाँ पर एक ये है और एक ये है, तो यानी एंगल 3 एंड एंगल 7। और अगर हम यहाँ पे स्टार लगाएं, कौन कौन से कोण इसको देख रहे हैं? तो एक इसको ये देख रहा है और एक ये देख रहा है, कोण 4 और कोण 8। ठीक है, ये हैं संगत कोण। और हमेशा ध्यान रखना, संगत कोण में हमेशा ध्यान रखना कि एक उसमें होगा अंतः कोण और एक होगा बाह्य कोण। एक अंत एक बाह्य। जैसे ये बाह्य है, ये अंत है, ये अंत है, ये बाह्य है, ये अंत है, ये बाह्य है। एक अंतः और एक बाह्य होगा, हमेशा ध्यान रखना संगत कोणों में। तो ये समझ आ गया आपको? तो ये तो आप समझे कि संगत कोण क्या होते हैं। लेकिन क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम और की जगह पे और आगे बढ़ा के हम ये लिख सकते हैं कि ये संगत कोण है और ये बराबर हैं। तो कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर हैं। तो देखो, कभी आपके पास अगर प्रश्न आता है कि भाई ये तो है 60 अंश का और ये क्या होगा, तो आप कहोगे कि कोण 5 और कोण 1 हैं बराबर। क्यों बराबर हैं? क्योंकि समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं। ओके, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 5 क्या है, x है ना, और एंगल 1 क्या है, 60 है। तो क्योंकि ये बराबर हैं, बराबर क्यों है? क्योंकि संगत कोण है और समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। फिर समझ गए आप? तो ये रीज़न है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे हम करते हैं इन्हें। और ये ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप हमेशा जब भी आप ऐसे लगाएंगे तो आप ये लिखेंगे कि समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं। अब समझिए कि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं। देखो, पहली बात तो यहाँ पर लिखा है अंतः कोण। ये समझिए, आपको मैं बता चुका हूँ कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके जो अंदर वाले कोण होते हैं उनको अंतः कोण कहते हैं। तो यानी एकांतर अंतः कोण केवल इन अंदर वाले कोणों के बारे में है। अब एकांतर का मतलब है कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो एक इस रेखा के इधर और एक इस रेखा के उधर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोण 3 और कोण 5 की,
इनको हम एकांतर अंतःकोण कहेंगे, क्योंकि एक तो अंत है ये और एक एक इस रेखा की इधर एक उधर है। तो यहाँ पर कोण 3 और कोण 5 ये एकांतर अंतःकोण है, और साथ में कोण 2 और कोण 8 ये भी एकांतर अंतःकोण है। ओके, तो और ये भी ध्यान रखना, देखो ये और इसे मत कर देना बराबर, ठीक है। एक इधर होगा, एक इधर होगा। देखो ये छोटा एंगल है, ये भी छोटा एंगल है, ये बड़ा है और ये भी बड़ा है। छोटा छोटे के बराबर, बड़ा बड़े के बराबर, ये तो नियम बिल्कुल समांतर रेखाओं में होता ही है। ओके, तो ये तो बात हमेशा ही आपको ध्यान रखनी है। खैर, तो यहाँ पर ये और ये एकांतर अंतःकोण है, और ये एकांतर अंतःकोण है, और एक कदम आगे बढ़ के हम ये कहते हैं कि ये बराबर हैं, क्योंकि ये समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में जो एकांतर अंतःकोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें, ओके, मान लीजिए कि आपको ये लिखना पड़ जाए और आपको कारण लिखना हो कि क्यों भाई ये बराबर है, तो आप कहोगे कि समांतर रेखाओं में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि एंगल 5 है 55 अंश का, और एंगल 3 क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल 3 बराबर है एंगल 5, और कारण आप लिखेंगे ये कि समांतर रेखाओं में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इसीलिए कोण 3 होगा, कोण 5 क्या है, 55 है ना। क्योंकि ये 55 है तो ये भी 55 होगा। कारण क्या है कि एकांतर अंतःकोण है, और समांतर रेखाओं में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। समझ आ गई बात। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो। कभी कभार क्या है हमारे पास इस तरह से, जैसे ये मिल गया है समांतर चतुर्भुज, और इसमें ये है, इसका विकर्ण है ये। तो अगर ये कोण है 60 अंश का, तो ये कोण क्या है। तो यहां पर भी यही कारण हम देंगे कि क्योंकि ये समांतर हैं आपस में। यहां पे ए डी समांतर है BC के, और BD है इसमें तिर्यक रेखा, इसीलिए जो ये कोण है कोण CBD ये बराबर होगा कोण ADB के। और कारण क्या लिखेंगे, जो यहां पर लिखा है कि समांतर रेखाओं में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, और इसीलिए ये कोण हो जाएगा 60 अंश का। ये कोण और ये कोण बराबर हैं क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण हैं, और समांतर रेखा में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब समझ आ गया कैसे ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है कि मान लो ये 40 अंश है, और तो ये भी 40 होगा, और कारण वही है सेम। इस बार ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर अंतःकोण हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब जैसे एकांतर अंतःकोण है, उसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी है। इसमें क्या है कि बाह्य कोण कौन से होते, देखो ये वाले कोण बाह्य होते जो समांतर रेखाओं की बाहर की ओर हैं, इधर और इधर। और एकांतर में ये है कि एक हम इधर देखेंगे, एक इधर देखेंगे, एक इधर एक इधर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एंगल 4 और एंगल 6 ये हैं एकांतर बाह्य कोण। एंगल 1 और एंगल 7 ये भी एकांतर बाह्य कोण हैं। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि छोटा एंगल छोटे के बराबर होगा और बड़ा बड़े के बराबर होगा। सिंपल। ये हम यहाँ पे इक्वल भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं एक दूसरे के समांतर रेखाओं में, है ना। देखो अगर ये रेखाएं समांतर नहीं होती, मान लो कि ये रेखा ऐसी जा रही होती, तो तब भी हम इनको एकांतर बाह्य कोण कहते, लेकिन तब ये बराबर नहीं होते। समांतर रेखाओं के केस में ये बराबर होते हैं। और ये वही है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर मान लो कि ये 120 अंश है और ये पूछा हो तो ये भी 120 अंश होगा, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं में। तो ऐसे इन क्वेश्चन को करेगा। बहुत सिंपल है ये। आई होप ये भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। और अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर जा रहे हैं, सह अंतःकोण। पहली बात तो यह है कि नाम से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंतः लिखा है तो बात तो अंतःकोण की है। अंतःकोण कौन से? समांतर रेखाओं के अंदर वाले,
ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8 इनकी बात हो रही है। लेकिन जब सह अंतः कोण हम कहते हैं तो कौन से होते हैं? तो ये ध्यान रखना, सह अंतः कोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो एंगल 2 और एंगल 5 ये सह अंतः कोण है। एंगल 3, एंगल 8 ये सह अंतः कोण है। लेकिन ध्यान रखना बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है। तो समांतर रेखाओं में बड़ा बड़े के बराबर, छोटा छोटे के बराबर होता है। छोटा और बड़ा आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको प्लस करके आता है 180 अंश। इन्हें प्लस करके आता है 180 अंश। तो यानी इसे और इसे आप आपस में जोड़ेंगे तो 180 अंश आता है इनका योग। इनको भी आप जोड़ेंगे, इनका योग भी 180 अंश आता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसे भी समांतर रेखाओं में जब ऐसे तिर्यक रेखा काटते हैं तो हमेशा एक बड़े कोण और एक छोटे कोण का योग 180 होता ही होता है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा और एक छोटा है, उनको प्लस करेंगे 180 आएगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक बड़ा एक छोटा, इनको प्लस करके 180 आएगा। समझ गए आप? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मान लो कि एंगल 5 आपके पास दिया है कि ये है 70 डिग्रीज, और आपको बताना है कि ये क्या है, एंगल 2 क्या है। ठीक है, तो आप तो पहले तो आप लिखोगे कि भाई एंगल 2 और एंगल 5 को प्लस करके आता है 180 अंश, और कारण आप लिखेंगे कि यह सह अंतः कोण है, और सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है समांतर रेखाओं में। लेकिन इतना बहुत है लिखना, सह अंतः कोण लिखना पर्याप्त है। ऐसे ही ऊपर जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पे भी अगर पूछे कि ये बराबर क्यों है, तो आप इतना पर्याप्त है लिखना कि ये एकांतर बाह्य कोण है ना। पूरा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। लेकिन अगर आप ये पूरा कारण की जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि आपको कारण देना है इसका कि क्यों ये बराबर है, अगर आपको पूरा लिखना है कि समांतर रेखाओं में एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो भी ठीक है। तो और यहाँ पे अगर आप केवल और केवल इतना लिखो तो भी ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इतना कारण लिखेंगे तो भी काम बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर था जो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे भी केवल संगत कोण अगर आप लिखेंगे तो पर्याप्त होगा, समझने के लिए पर्याप्त होगा कि संगत कोण है, समांतर रेखाएं तो बराबर हैं, ठीक है। तो इस पूरे को लिखने की जगह पे अगर आप केवल इतना भी लिखेंगे संगत कोण तो भी ठीक है, मतलब ये गलत नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर होना ये चाहिए कि पूरा अगर हम लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि समांतर रेखाओं में सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन अगर आप केवल सह अंतः कोण लिखेंगे तो भी ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमने ज्ञात करना है, लेकिन कोण 5 है 70 अंश, ये बराबर हो गया 180 के। तो और ये हो जाएगा 70 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 110 अंश, और ये आंसर हमारा आ चुका है। और ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो बहुत बार यूज होता है। जैसे मान लो कि ये क्या है, यह है एक समांतर चतुर्भुज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कोण है 60 अंश का, तो ये कोण क्या होगा? मान लो कि एक्स है, चलो एक्स क्या होगा? तो आपको कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ढंग से समझो। आप यहाँ से ये है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये और ये समांतर हैं। होने को ये भी समांतर है, बट अभी इनके समांतर होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये अभी हम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो हम ये कहेंगे कि चूंकि AB और DC आपस में समांतर हैं और AD तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों कोणों को प्लस करके, यानी एंगल BAD और एंगल ADC, इनको प्लस करके 180 आएगा। मतलब मैं इस कोण की और इस कोण की बात कर रहा हूँ। BAD ये कोण है, ADC ये कोण है, तो ये कोण और ये कोण प्लस करके 180 आएगा। क्यों? क्योंकि यह है सह अंतः कोण। आपने ये बात सुनी होगी कि
तिर्यक रेखा के एक ही ओरों के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कहने लिखने को ये भी लिखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट बेस्ट है कि ये लिखो, छोटा सा और एकदम परफेक्ट है ये। तो यहाँ पर इनको प्लस करके 180 आता है। और अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। BAD ये है 60 और ये है अपना x इज इक्वल टू 180 और x आ जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्रीज। और ये हमारा आंसर है। x कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा, जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं आज कि एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, ये सब जो है, इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ है अंतःकोणों की। और यही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी अच्छे से समझ आए होंगे, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और अपने सामने भी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।